चैनल पर। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बिहार एसएससी का जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 1 आया हुआ है बिहार एसएससी के लिए, इंटर स्तरीय के लिए, उसका जो सेट नंबर 1 है उसका हम लोग 75 जीके जीएस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से एक एक ऑप्शन का डिस्कशन के साथ शुरू कर रहे हैं। ये दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 24 सेट दिया गया है। इसमें कितना सेट दिया गया है तो 24 सेट है। 24 सेट का मतलब यानी 24 में 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। सोच लीजिए आपका कितना क्वेश्चन तैयार होगा इस सीरीज से। और 24 मल्टीप्लाई कितना 75, तो सोच लीजिए कितना आपका यानी 1800 क्वेश्चन जो है इस सीरीज से तैयार होगा। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, यानी चारों ऑप्शन के बारे में भी बताया जाएगा। तो इस चैनल से जुड़िए, आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16वीं शताब्दी में, सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया था? चांदी का सिक्का जारी किया था और इसे रुपये का नाम दिया। तो कौन सा शासक था? तो सभी लोग को पता होगा, शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी के बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। क्या नाम था? फरीद खान था। फरीद खान था। शेरशाह ने उत्तर भारत में किस वंश की स्थापना किया था? तो शेरशाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान वंश का स्थापना किया था। उत्तर भारत में अगर पूछेगा क्वेश्चन कि शेरशाह ने द्वितीय भारत में किस वंश का स्थापना किया था, तो अफगान साम्राज्य की स्थापना शेरशाह ने किया था। 1540 में शेरशाह सूरी और किनके बीच कन्नौज का लड़ाई हुआ था? तो कन्नौज का लड़ाई जो हुआ था, कन्नौज का युद्ध जिसे बोलेंगे, तो 1540 में उसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलेंगे। 1540 में कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें कौन पराजित? तो हुमायूं क्या हुआ? पराजित हुआ। शेरशाह सूरी विजयी हुआ। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा शिव खेरा। इसका आंसर क्या होगा? शिव खेरा। अब हम लोग, ये लेखक हैं, ये कैसे लेखक एक फाउंडेशन बनाए थे, जिस फाउंडेशन का क्या नाम था? कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन। कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन के कौन फाउंडर हैं? तो यही है, कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन यही है। अब इसमें एक ऑप्शन दिया है दीपा कर्माकर। जो दीपा कर्माकर हैं, इनका जो राज्य है, कौन सा राज्य से बिलोंग करती है? तो जो दीपा कर्माकर हैं त्रिपुरा से हैं। त्रिपुरा से हैं। पूछ सकते हैं कि दीपा कर्माकर कहाँ से? त्रिपुरा से हैं। दीपक कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्ट हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है इसमें मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। अब इसको थोड़ा सा डीप में चलेंगे, तो जो शोर मंदिर है, ये किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो शोर मंदिर को पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पल्लव वंश के शासकों ने बनवाया था। शोर मंदिर को यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? तो शोर मंदिर को यूनेस्को में कब जोड़ा गया था? तो 1984 यानी 1984 में शोर मंदिर को यूनेस्को में जोड़ा गया था। शोर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो शोर मंदिर को हम रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। रथ मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं।
और एक और नाम इनको बोला जाता है, इसका नाम है एकास्मक मंदिर। सूर्य मंदिर को एक और नाम क्या है, तो एकास्मक मंदिर इसका नाम है। सूर्य मंदिर में कितना रथ मंदिर है, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सूर्य मंदिर में 8 रथ मंदिर है। सूर्य मंदिर में कितना रथ मंदिर है, तो 8 रथ मंदिर है। इसे सप्त पैगोरा भी कहा जाता है, यानी सूर्य मंदिर को एक और नाम है सप्त पैगोरा। ये सब फैक्ट याद रखिएगा, एक ना एक एग्जाम में ये सब पूछा हुआ है। चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत केंद्र सरकार को कितनी प्रकार की निधियां प्रदान करती है। तो जो भारतीय संविधान है केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है, तो देखिए ऑप्शन इसमें दिया है 6, 3, 5, 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कौन कौन सा हो जाएगा, तो भारत का संचित निधि, भारत की लोक लेखा, पहला नंबर भारत की संचित निधि, दूसरा भारत की लोक लेखा, तीसरा भारत की आकस्मिक निधि। भारत का जो संचित निधि है किस आर्टिकल के तहत है, यानी अनुच्छेद इसका क्या है, तो 266। भारत का जो संचित निधि है 266। भारत का जो लोक लेखा समिति है उसका जो आर्टिकल है 266 के क्लोज नंबर 2। अगर भारत की आकस्मिक निधि अगर बात करें तो इसका 267 हो जाएगा। भारत की आकस्मिक निधि का कितना हो जाएगा, 267 हो जाएगा। अगर इसमें से पूछेगा कि भारत का जो संचित निधि है उसमें से धन निकालने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। लेकिन भारत की जो आकस्मिक निधि है इसमें से धन निकालने का अधिकार किसको है, तो राष्ट्रपति को है। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वस्त्र। तांबा और एल्युमिनियम और रिफाइनरी उत्पाद को इसमें हम शामिल नहीं करते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। इसमें तांबा और एल्युमिनियम और वस्त्र को नहीं रखते हैं, इसमें रिफाइनरी उत्पाद को ही इसमें ज़्यादा वरीयता देते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। नहीं है, नहीं है, ये जो वर्ड है ना, नहीं है, इतना ध्यान से आप लोग दीजिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको रखिएगा। नहीं है, क्यों क्या होता है कि यहाँ से आप लोग पढ़े, यहाँ से पढ़े, यहाँ से ऑप्शन देखे, डायरेक्ट मारकर निकल गए। ये नहीं है बहुत ज़रूरी है, इसे 1 नंबर का बात है, 1 नंबर से मेरिट निकल सकता है और जा भी सकता है। तो देखिए नहीं है कह रहा है कि कौन सी एक प्रमुख नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। इसमें ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये तो बंगाल की खाड़ी में गिरती ही है। ये किस में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, यानी अरब सागर में गिरने वाली ये सब नदी है। जो नर्मदा है, तापी है, ये सब किस नदी में गिरने वाली नदी है, तो अरब सागर में, यानी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये जो कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। अब हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन है ये देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, साइंडाई, लेम डक, कोरम, प्रोटेम। इसका राइट आंसर होगा लेम डक। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लेम डक। कोरम क्या होता है कि जो कोरम यह होता है कि जो कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का कितना हिस्सा होता है कोरम, तो 1/10 ही होता है। कोरम 1/10 होता है कुल सदस्यों का। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम है कि जो प्रोटेम स्पीकर का जो काम है नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्षों के चुनाव से पूर्व अस्थायी अध्यक्ष के दायित्व को निभाता कौन है, तो प्रोटेम स्पीकर निभाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं, तो केंद्र में राष्ट्रपति करेंगे और राज्य में राज्यपाल करेंगे। केंद्र में कौन करेंगे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति, और राज्य में कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये कहाँ है, कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी के नाम से इसको जाना जाता है। राजीव गांधी के नाम से इसको जाना जाता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल आप देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है 1772 से लेकर 1784-85 तक ये क्या रहे 1773 में क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग एक और काम किया कि जो कलकत्ता के प्रत्येक